टाटा स्टील के Q2 के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। और मैंने, आप कह सकते हैं, इतना देर इसलिए भी किया बनाने में क्योंकि मैं जो इन्वेस्टर्स समिट, जो इन्वेस्टर्स का कह लीजिए जो प्रेजेंटेशन होता है, उसका जो PDF है जब तक अपलोड नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा था कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा, मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी रिजल्ट आए, 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, उस सेक्टर की हालत क्या थी, उस हालत के हिसाब से कैसे रिजल्ट आए हैं। दूसरा, कमेंट्री क्या रही है मैनेजमेंट की। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि कहाँ कहाँ पे कह लीजिए कमजोरी है और कहाँ पे बढ़त है, और कंपनी ने ओवरऑल किस तरह से परफॉर्म किया है। और उस हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो प्राइमा फेशिया कह लीजिए, मुझे लगता है टाटा स्टील ने अच्छे नंबर पेश किए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब नंबर्स की उम्मीद थी दोस्तों। बल्कि आपने कई कह लीजिए रिजल्ट्स में कई आर्टिकल पढ़ रहे होंगे आप, जहाँ पे आ रहा है मिसेस एस्टिमेट, मिसेस एस्टिमेट। भाई एस्टिमेट तो मिस होगा ही। और कंपनी ने ये बात अपनी कह लीजिए जो प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसमें भी कही है। इवन जो मैनेजमेंट है उसने काफ़ी कह लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी कही हैं, जब आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें, तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे तरीके से जो एक कह लीजिए एडवर्स चीज़ें थी, जो इनके बिल्कुल ही फेवर में नहीं थी, उसे किस तरह से मैनेज किया कंपनी ने। और क्यों टाटा स्टील एक काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की, जिनको मैं निवेश की सलाह देता हूँ, वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको लगता हो मैं काफ़ी बायस बात करूंगा क्योंकि मेरी या मेरी मैं फैमिली मेम्बर की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, तो आप वीडियो यहाँ से छोड़ सकते हैं। वरना आप देखिए, एक एक चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर्स की जो आपके लिए प्रेजेंटेशन दिया है कंपनी ने, उसके थ्रू जाते हुए जो पॉजिटिविटी है, जो निगेटिविटी है, और जो कह लीजिए मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वो भी देखेंगे। तो यदि आपको लगता है आप इसमें निवेश करने वाले थे या निवेश करना चाहते थे, ये एक वीडियो आपके तमाम सवालों के जवाब दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं टाटा स्टील की। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको उस एनालिसिस की तरफ। देखिए, सबसे पहला है टाटा स्टील, जो कह रहा है भाई नेट जीरो बाई 2045। तो 2045 तक नेट जीरो का टारगेट है दोस्तों। ठीक है, तो ये एज अ इन्वेस्टर उतनी ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें 2 मिनट अपना टाइम देते हैं। टारगेट क्या है? 2045। ठीक है, ये काम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कि भाई हमने ये चीज़ें अचीव कर ली हैं कि क्रूड स्टील ऑफ इंडिया में। ठीक है, और ग्रेजुअली फेज आउट ऑफ BFs इन नीदरलैंड्स एंड रिप्लेस विद DRI, REF एंड IF। भाई BF मतलब ब्लास्ट फर्नेस को दोस्तों हमने फेज आउट कर दिया है नीदरलैंड में। ये तमाम चीज़ें बातें कर रही हैं। और यूके में भी आप सुन रहे होंगे भाई टाटा कह रहे भाई हमको इलेक्ट्रिक फर्नेस लाना है, उसको हटा करके उसके लिए हमें फंड चाहिए सरकार से, आधा हम जुटाएंगे आधा आप दे दीजिए। और वहाँ पे ये बात चल रही थी भाई, यहाँ तक बात आ गई थी कि टाटा स्टील यूके का जो कह लीजिए जो यूके है, वहाँ पे जो बिजनेस है रैप अप कर लेगी अगर सरकार नहीं देती। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और ये इनिशिएटिव क्या क्या है तो आप देख सकते हैं भाई। हाई स्क्रैप चार्जेस, रिड्यूसिंग एश एंड कोक, ये क्लीनर फ्यूल लाइक गैस, जो भी फ्यूल है, ये तमाम चीज़ भाई। कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम होता है दोस्तों, आप जो एनर्जी है उसे कह लीजिए कोयले की बजाय ग्रीन एनर्जी में यूज़ करने लगी है, ब्लास्ट फर्नेस जगह इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ करने लगी है, ये तमाम चीज़ें। आगे चलते हैं। ये देखिए, अंडरपाइंड बाई कमिटमेंट, ये सेफ्टी की बातें कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, जो कि अच्छी चीज़ है। और टाटा के साथ ये सब प्रॉब्लम तो उतनी कभी आई नहीं है दोस्तों। इंप्रूविंग क्वालिटी है। ठीक है, आप देखें ग्रोथ इन इंडिया टू कंसोलिडेट मार्केट लीडरशिप। ठीक है, ये दुगना दुगना इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन 2030 तक होने वाला है, टाटा स्टील का कहना है। और मुझे लग रहा है ना, पता नहीं लोग इसके ऊपर में ज़्यादा बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, कि भाई दुगना दुगना हम प्रोडक्शन कर लेंगे भारत में। ये कहना टाटा स्टील का, क्रूड इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है दुगना कर लेंगे। ठीक है, विद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सेट टू ड्राइव सेक्टर लीडिंग रिटर्न्स। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या है दोस्तों, तो देखिए आप कह लीजिए जो ये है कि 7 मिलियन टन पर एनम से टू 13 MTPA, ये आप कह लीजिए बढ़ाने की बातें चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें कि आयरन ओर माइनिंग हो गई, एक्सपेंशन हो गया, ये चीज़ें हैं। और मोर और लेस इस पूरे के पूरे से हम यही कह सकते हैं कि भाई दुगना होने वाला है। और ये अन्य अन्य सेक्टर है जहाँ पे ये सोच रहे हैं यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे। बट आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए ये भी मैं बता दूँ, फ्रॉम 21 MTPA टू 40 MTPA बाई 2030 विद ऑप्शन टू ग्रो बियॉन्ड 2030 तक। इनका इतना बड़ा आप कह सकते हैं वो है, इनका सपना है दोस्तों। आगे है भाई ये जिस तरह की एक्सपेंशन की बातें हैं,
ये ग्रोथ की बातें कर रहे हैं भाई, जो इनके ब्रांड्स हैं आप देखें, टाटा इज स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो 11 रिटेल ब्रांड, इनके 11 रिटेल ब्रांड हैं, आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ नहीं है दोस्तों, ये आप देखिए, ठीक है। लॉन्ग्स पॉइज टू ग्रो सेकंड इन हाई मार्जिन रिटेल बिजनेस, अच्छी चीज़ क्या है ये दोस्तों, एक हाई मार्जिन रिटेल बिजनेस है। और देखिए पैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 2x दुगनी होने वाली दोस्तों इनकी रिटेल लोन ग्रोथ, कह लीजिए ग्रोथ 2022 में इतनी है, 27 में ये इतनी हो जाएगी, ठीक है। रीजन क्या है, लेवरेजिंग रिटेल हाउसिंग ग्रोथ इन सेमी अर्बन इंडिया, जो सेमी अर्बन इंडिया वहाँ पे रिटेल जो घर है उसमें बढ़ोतरी होगी, ठीक है। एनहांस फिजिकल एंड डिजिटल रीच, ये तमाम चीज़ों का उपयोग करते हुए जो इनके पास 11 रिटेल ब्रांड्स हैं उसका यूज़ करके कह रहे हैं कि हम 2030 तक 27 तक 30 भी नहीं सॉरी दूना कर लेंगे अपनी जो ग्रोथ है, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें, जहाँ पे इन्होंने लिखा भाई कितने इनके साथ देखिए 15 प्रोडक्ट अलग अलग इनके पास यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये हैं आप जगह डोर्स देख लीजिए इनके पास मिल सकते हैं, लैटिस ट्रूसेस कह लीजिए आप, रूफिंग सॉल्यूशंस कह लीजिए, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड है दोस्तों, ठीक है। और ये डाटा कह लीजिए अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरी रेस्टिव कंसोलिडेशन विद मल्टीपल बेनिफिट्स, ठीक है, ये अपन यहाँ चलते हैं भाई। टाटा स्टील यूरोप नाउ एम्बार्किंग ऑन ग्रीन जर्नी विद जर्मिस इन TSN एंड ऑप्टिमिस इन TS UK, ये यूके की बात चल रही है तो टाटा स्टील यूके की कस्टमर्स अक्रॉस सेगमेंट, ठीक है भाई। सुपी सप्लाई फॉर लीडिंग ऑटो OEMs, भाई टाटा स्टील सबसे आपको पता होगा कि ये जो OEMs होते हैं ऑटो OEMs उनको स्टील प्रोवाइड करती है, जो लीडिंग ग्लोबल टैंक स्टोरेज मैन्युफैक्चर है उनको स्टील प्रोवाइड करती है दोस्तों, जो हाइपरलूप के ट्यूब्स होते हैं इसको सप्लाई करती है स्टील। तो आप समझ सकते होंगे कि यूरोप में कितना अच्छा इनका एक्सपेंशन का कह सकते हैं आप सपना है, ठीक है। डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने मैं कह लीजिए अपना ग्रोथ प्रोस्पेक्टस करा हुआ है और कैसे प्लानिंग की हुई है, ठीक है। अब ये देखिए ये इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दोस्तों, ठीक है। आप लेकिन हम इसको आगे बात करेंगे जब एक एक करके चीज़ें आएंगी। मेरा मेन फोकस है दोस्तों यहाँ पर, कहाँ पर, पहले यहाँ देखिए स्टील इंडस्ट्री एडवर्सली इम्पैक्टेड बाय डिक्लाइन इन स्प्रेड्स एंड हाई एनर्जी प्राइसेस स्पेशली इन यूरोप, यूरोप की हाई एनर्जी प्राइसेस ने आप कह सकते हैं दोस्तों जो पूरी की पूरी स्टील इंडस्ट्री है उसकी हालत खराब कर रखी थी, और यही बात टाटा स्टील भी कह रहे हैं। लेकिन आप देखें इंडिया के साथ अच्छी चीज़ क्या है, मैं आपके साथ देखे चलता हूँ। ग्लोबल स्टील प्राइसेस कंटिन्यू टू मॉडरेट इन जुलाई सितंबर पीरियड एमएस कंसर्न अबाउट ग्लोबल रिकवरी एंड सीजनल डायनामिक्स, देखिए जो ग्लोबल स्टील के प्राइसेस हैं वो लगातार गिर रहे हैं, और अगर आपको याद होगा तो कई कई जगह पे तो प्री कोविड लेवल तक में स्टील के प्राइस आ चुके हैं। और इन चाइना इकोनॉमिक स्लोडाउन हैज़ वेटेड ऑन डोमेस्टिक डिमांड डिस्पाइट अनाउंस स्टिमुलस मेजर्स, चाइना जो एक कह लीजिए इंडस्ट्री स्टील का भूखा आप कह सकते हैं टाइम में था, एक समय में जो पूरी दुनिया इतना स्टील यूज़ करती थी अकेला चाइना उसका दुगना यूज़ करता था दोस्तों। और वहाँ पे स्लो डाउन की बातें होना, वहाँ पे जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो कि वहाँ की 1/3 GDP का आप कह लीजिए हेल्प करता है बढ़ने में, वहाँ पे स्लो डाउन हो रहा है और वो लगातार हो रहा है डिस्पाइट सरकार ने क्या दिया हुआ है, स्टिमुलस पैकेज दिया, और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। और यही कारण है दोस्तों आप देखो ना क्रूड ऑयल भी आज $1 नीचे आ गया था, ठीक है। आगे है आयरन ओर एंड कुकिंग कोल प्राइसेस हैव डिक्लाइंड बाय अराउंड 10-15-20%, एनर्जी कॉस्ट रिमेन एलिवेटेड स्पेशली नेचुरल गैस प्राइस इन यूरोप, यूरोप में एक बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है दोस्तों, किस चीज़ के लिए जो गैस प्राइसेस हैं उसके कारण जो इन्फ्लेशनरी माहौल है इनपुट कॉस्ट का वो बढ़ा रहेगा। नाउ इन यूरोप स्टील स्पॉट स्प्रेड स्टिल अबव $300 पर टन लेवल, बट स्प्रेड नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड कार्बन कॉस्ट इज लोअर, ठीक है। आप देखें यूरोपियन स्टील स्प्रेड एंड इंग्लैंड एनर्जी कार्बन कॉस्ट, अगर आप देखेंगे तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे दोस्तों, ये चार्ट देखिए आप, ठीक है, जिसमें से जो रेड वाली आप देख रहे हैं ये यू स्प्रेड है, ठीक है, और जो आप ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये पावर स्प्रेड है, ठीक है। लेकिन आप देखिए इस जो आप इस पूरे के पूरे ग्राफ में देख रहे होंगे दोस्तों, उसमें से सबसे बड़ी चीज़ जो हमें निकालना है निचोड़ वो क्या है, इतनी ज़्यादा माथा पच्ची करने के बजाय सिर्फ 2 लाइन का आंसर है। पहला, चाइना में डिमांड बहुत ज़्यादा खराब है जो आगे भी नहीं लग रहा कि ठीक होगी। दूसरा, यूरोप में जो डिमांड भले ही थोड़ी ठीक ठाक रही हो या आप कह सकते थोड़ा सा डाउनवर्ड रही हो, लेकिन जो इन्फ्लेशनरी कॉस्ट जो पावर कॉस्ट है वो इतने ज़्यादा हैं कि मार्जिन को बहुत ज़्यादा डेंट कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए
इंडिया डिमांड स्टेबल थ्रू एक्सपोर्ट बैन अफेक्टेड इक्विलिब्रियम। इंडिया में डिमांड तो ठीक है, लेकिन जो एक्सपोर्ट बैन रहा उसके कारण जो सस्ती स्टील उन्होंने बनाई वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और वही कारण है कि थोड़ी प्रॉब्लम आई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अफेक्टेड ईयू डिमांड। यूरोपियन यूनियन में जो डिमांड रही दोस्तों वो इन्फ्लेशन के कारण कम रही। ठीक है, आप देखें इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया रिमेन स्टेबल डिस्पाइट द ग्लोबल क्यूज। एपरेंट स्टील कंजम्पशन ब्रॉडली स्टेबल ऑन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। भाई भारत में, पूरे विश्व में प्रॉब्लम थी, लेकिन भारत में फिर भी काफ़ी स्टेबल माहौल रहा दोस्तों, और जो स्टील कंजम्पशन है ब्रॉडली स्टेबल रहा क्वार्टर क्वार्टर। लेकिन जो एक्सपोर्ट है 36% डाउन रहा क्वार्टर क्वार्टर। ठीक है, भारत में ठीक था, लेकिन भाई आपका एक्सपोर्ट 36% डाउन हो गया। ऑटोमोटिव कंटिन्यू टू रिकवर वाइल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कैपिटल टू वेरी इम्पैक्टेड बाय सीजनल फैक्टर। देखिए ऑटोमेशन, जो ऑटोमेशन है, आप ऐसे ऑटोमेशन नहीं होना चाहिए, जो ऑटो कंपनीज हैं, जो ऑटो डिमांड है वो तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जो एक बहुत बड़ा कंजम्पशन एरिया रहता है, चाहे वो कह लीजिए आप इंफ्रा कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स, यहाँ से डिमांड उतनी अच्छी नहीं रही सीजन के कारण, क्योंकि भाई बरसात थी, साफ बात, इस कारण कंस्ट्रक्शन उतना होता नहीं, तो इसलिए स्टील में थोड़ी सी गिरावट देखने मिलती है कंजम्पशन में। बात करें यूरोप की, साफ बात इन्फ्लेशन, मैंने आपसे कहा ना, कान आप ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, पकड़िए कान ही रहे। यूरोप में सिर्फ एक ही बात चल रही है, पहला रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा इन जो एनर्जी कॉस्ट है इतनी ज़्यादा हाई होगी दोस्तों, इन्फ्लेशन। नाउ रेट हाइक डायनामिक्स एंड रशिया यूक्रेन क्राइसिस हैव राइज कंसर्न अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, विगन ऑन डिमांड डायनामिक्स। भाई रशिया यूक्रेन वॉर के कारण एनर्जी के कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि स्टील का डिमांड को लेकर के कंसर्न है। अरे भाई आप खुद समझिए कि जहाँ पे एनर्जी कॉस्ट, और आपको दिख रहा होगा कि आए दिन लोग सड़कों में आकर के चिल्ला रहे हैं, भाई साहब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो उसमें आप कैसे सोच सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन की चीज़ें और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। तो यूरोप की हालत टाइट है दोस्तों, एक्चुअली बोला जाए तो। नाउ हायर एनर्जी कॉस्ट हैव लेड टू प्रेशर ऑन मार्जिन। ठीक है, मैंने पहले बताया कि भाई हायर एनर्जी कॉस्ट हो गई है तो मार्जिन में इफेक्ट पड़ रहा है। यूके एंड यूरोपियन यूनियन हैव प्रोपोज इम्प्लीमेंटेड सेलेक्ट इंटरवेंशन टू एड्रेस एलिवेटेड कॉस्ट। देखिए यूके और यूरोप, भाई आपने सुना होगा कि जर्मनी ने कुछ बहुत बड़ा पैकेज दिया है अपनी जनता को हाई एनर्जी कॉस्ट कारण, और जैसे ही दिया है उनको कह लीजिए यूरोपियन यूनियन डांट पड़ने लग रही है कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो खिलाफ है। भारत जब करता है तो सारी दुनिया खड़ी हो जाती है कि आप एको कर रहे हैं, अब अपने ऊपर आया है तो दे रहे हैं, तो फिर किसी को याद नहीं आता है। तो ये दिस हाउ वर्ल्ड वर्क्स दोस्तों। ठीक है, ठीक है, रिकॉर्ड डोमेस्टिक डिलीवरीज आप यहाँ रुक करके देख सकते हैं, कैटरिंग टू 80 अप्रॉक्स 87% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, आप यहाँ रुक के देख सकते हैं कि जो स्टील डोमेस्टिक डिलीवरीज है कैसे रही है, मिलियन टन्स में है ये। ठीक है, तो आप समझिए कि ये पूरा पॉज कर देता हूँ मैं, आपको 2 मिनट पढ़ के देख सकते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आए कि डेटा किस तरह से कितने फेवर में है दोस्तों या नहीं है। ठीक है, नीचे चलते हैं, आप देखो थोड़ा क्वार्टरली सेल्स नंबर देखते हो। देखिए रिकॉर्ड क्वार्टरली सेल्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और सेल्स बनाए उसमें काफ़ी अच्छी डिमांड रही भाई, ड्रिवन बाय राइज इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट टू टारगेट सेगमेंट। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम अच्छी चीज़ रही। देखिए ऑयल एंड गैस में देखें तो 1400 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऑफ ऑयल गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स को देख लीजिए। ठीक है, तो ये पॉज करके आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मैं बात क्यों नहीं बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ को अच्छे से बताने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। देखिए 440 किलोमीटर प्लस का वाटर पाइपलाइन लेड बाय यूजिंग हॉट रोल्ड स्टील, हॉट रोल्ड स्टील का यूज़ करते हुए इन्होंने 440 किलोमीटर से ज़्यादा का पाइपलाइन बिछा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बातें कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो देखिए की ड्राइवर्स फॉर क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंजेस। ठीक है, की ड्राइवर्स क्या क्या नहीं, देखिए रेवेन्यूज डिक्रीज प्राइमरी ड्रिवन बाय ड्रॉप इन रियलाइजेशन अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड लोअर वॉल्यूम्स इन यूरोप। जो रेवेन्यू दोस्तों वो जो गिरावट देखने को मिली उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो गिरावट है किसमें, जो ऑल ओवर ज्योग्राफी से दोस्तों उसकी रियलाइजेशन होने के कारण, कि आपको पता होगा हर जगह चाहे यूएस हो, यूके हो, यूरोप हो, और इवन अभी कह सकते हैं इंडिया में भी सीजनल रीजन के कारण जो वॉल्यूम्स था दोस्तों वो काफ़ी हद तक डाउन आया, और यूरोप में सबसे ज़्यादा अच्छा बुरा असर हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट सबको पता है बढ़ा है, ब्रॉडली फ्लैट इज डिक्लाइन इन इंडिया वॉज ऑफसेट बाय राइज इन यूरोप। देखिए क्या हुआ कि इंडिया में काफ़ी नीचे आ गया रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन यूरोप में इतना ज़्यादा रहा कि चीज़ें बैलेंस हो गई। ठीक है, अगर अदर एक्सपेंसेस की बात करें, डिक्रीज ऑन लोअर रॉयल्टी इन टाटा स्टील इन इंडिया इंक्लूडिंग सब्सिडीज। तो जो अदर एक्सपेंसेस थी ना वो मतलब डिक्रीज रही ऑन लोअर रॉयल्टी इन टाटा स्टील, रॉयल्टी कम देना पड़ा टाटा स्टील, तो इसके कारण जो अदर एक्सपेंसेस थे वो कम हुए दोस्तों। ठीक है, आगे एबिटा को देखेंगे, मॉडर्नाइजेशन इन एन आर
INR होना चाहिए अक्रॉस ज्योग्राफीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री लेड टू ड्रॉप इन मार्जिन। ठीक है, हाई कॉस्ट इन्वेंट्री के कारण जो मार्जिन है वो गिरे, ये सब कह रहे हैं। ठीक है, अब भाई टैक्स एक्सपेंसेस बढ़े हुए होंगे। करंट टैक्स इन लाइन विद प्रॉफिटेबिलिटी एट इंडिया एंड नीदरलैंड, डिफर टैक्स ड्रिवन बाय मूवमेंट ऑन BSPS। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें, प्राइमरली रिलेट्स टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस। ठीक है, देखिए रुपया तो कमज़ोर हुआ है, जो फॉरेन करेंसी जो मजबूत हुई उसके कारण टाटा स्टील को थोड़ा बहुत फायदा ही हुआ ही होगा। ठीक है, और अब देखते हैं भाई, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेवेन्यूज़ की। तो देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तो ये करोड़ में 59,878 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर के 63,430 से कम है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर देखेंगे पिछले साल के इस क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, 60,387 रहा है, यहाँ पे 59,878 रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट को देखेंगे तो ये तो बहुत एलिवेटेड रहा है दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हल्की फुल्की गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही ज़्यादा है। चेंज इन इन्वेंटरीज देखेंगे तो भाई 281 करोड़ का खर्चा हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की तो इसमें गिरावट दर्ज की है, 5,318 रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6,000 था। ठीक है, बात करें रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की तो ये इस बार दोस्तों क्या रहा है, 1,297 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7,714 करोड़ है, 80% से ज़्यादा की गिरावट है ये। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर तो और भी बुरे हाल है। रीज़न आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया कि भाई रॉ मटेरियल हाई है, इंडिया में सीजनैलिटी के कारण इश्यूज थे, लेकिन जो यूरोप ने बहुत बड़ा धक्का दिया दोस्तों, यूरोप और UK ने, वहाँ की इकोनॉमीज ने बहुत ज़्यादा बड़ा झटका दिया। ठीक है, ये है दोस्तों कि भाई किस तरह क्या रहे हैं चीज़ें। कंसोलिडेटेड एबिटा स्टूड एट रुपीज़, जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो 5,817 करोड़ में खड़ा रहा। ड्रॉप इन रियलाइजेशन इंडिया, ठीक है, रियलाइजेशन इंडिया में कम रही, रीज़न पता है सीजन्स के कारण, और लोअर वॉल्यूम रहा यूरोप में कंसर्न विद द कंजम्पशन, और हाई कॉस्ट जो रहा उसने आग में घी का काम किया। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। आगे अगर अपन नीचे जाएंगे तो देखिए जो नेट डेट है, नेट डेट स्टूड एट रुपीज़ 71 पॉइंट, ये 71 पॉइंट तो नहीं होगा दोस्तों, हाँ 71,753 करोड़ रहा नेट डेट दोस्तों। जो कंपनी का नेट डेट है वो 71,753 करोड़ रहा। ठीक है, ये रहा इसका नेट डेट दोस्तों। ठीक है, ग्रॉस डेट जून में देखेंगे तो 82,000 करोड़ था, और अभी आप देखेंगे तो ये 71,000, यानी यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, आगे चलें कि भाई नेट डेट भी देख लिए, की मैट्रिक मैडम पॉज करके आप देख सकते हैं। आउटलुक की थोड़ा बात करते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और मैं हमेशा कहता हूँ आउटलुक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो देखिए चाइना स्टील आउटपुट टू मॉडरेट ऑन विंटर्स कट इवन एज डिमांड फाइंड सपोर्ट फ्रॉम स्टिमुलस मेजर बाय द गवर्नमेंट। जो चाइना का स्टील आउटपुट है दोस्तों वो मॉडरेट रहा विंटर कट्स के कारण, जबकि आप कह सकते हैं डिमांड जो चाइना की सरकार है उसने जो स्टिमुलस दिया वो भी उतना कुछ हेल्प नहीं कर पाया। Visible positive sign for India demand during festive season and expected to further improve on recovery in steel and use segment। देखिए अब सीजनैलिटी चलेगी, अब बहुत इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, चाहे फेस्टिविटी का कारण बढ़ना हो, प्लस जो इसके बाद जो सीज़न के बाद बरसात के बाद जो आता है वो काफ़ी पॉजिटिव सीजन होता है। जियोपॉलिटिक्स एंड इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिक्स हो गई और इन्फ्लेशन में देखेंगे तो रेट हाइक डायनामिक्स, राइजिंग अनसर्टेनिटी इन EU, सेलेक्ट स्टील एंड यूज सेक्टर लाइक ऑटोमोटिव टू ग्रेजुअली रिकवर। ठीक है, देखिए जियोपॉलिटिक्स तो एक सरदर्द बना रहेगा आने वाले समय में, यूरोप में जो एनर्जी प्राइसेस इतने हाई हैं वो भी प्रॉब्लम देते रहेंगे। ठीक है, स्टील के प्राइस देखेंगे, प्राइसेस टू स्टेबलाइज एज स्टील सप्लाई डिमांड एंड इम्प्रूव सेंस सीजनल फैक्टर। देखिए अब कहा जा रहा है कि स्टील प्राइसेस अब बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि सीजनल प्रॉब्लम थी जहाँ डिमांड कम रही, लेकिन अब डिमांड बढ़ेगी तो जो स्टील के प्राइस हैं वो भी ठीक ठाक रहेंगे। India's steel prices are expected to be range bound. Strong demand recovery in auto and buoyancy in rural and construction market tempered by international price। देखिए अब ये है कि जो भारत के स्टील प्राइस हैं वो तो एक रेंज बाउंड में रहेंगे, डिमांड बढ़ी कहाँ से, ऑटो सेक्टर से, और जो रूरल कंस्ट्रक्शन है और पूरा कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल चाहे सेमी अर्बन अर्बन एरिया में हो गए वो सीजन के बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आगे है यूरोपियन स्टील प्राइजेस टू बी अफेक्टेड बाय सीजनैलिटी एंड रिसेशनरी कंसर्न। यूरोप की तो हालत बहुत खराब है दोस्तों, रिसेशन, हाई एनर्जी कॉस्ट और डिमांड खत्म। भाई रिसेशन रहेगा, अगर आपके पास पैसे नहीं आप काम क्या करोगे, डिमांड कहाँ से लाओगे स्टील की। दूसरा एनर्जी प्राइस की कॉस्ट इतने हाई है कि इनपुट्स कॉस्ट वहाँ लगातार बढ़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम एक बनी ही रहेगी। रॉ मटेरियल की बात करें तो
कुकिंग कोल जो है तो भी रेंज बाउंड, जो कुकिंग कोल है वो रेंज बाउंड रहने वाला है। डिमांड फ्रॉम इंडिया एंड साइक्लोन वेदर इन ऑस्ट्रेलिया ऑफसेट बाय रिडक्शन इन थर्मल कोल प्राइसेस। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। आगे है सी बोर्न आयरन ओर प्राइजेस टू रिमेन सबड्यूड ऑन चाइना स्टील प्रोडक्शन डायनामिक्स। जो सी बोर्न आयरन ओर प्राइजेस है वो भी आप कह सकते हैं सबड्यूड ही रहेंगे चाइना के कारण। यूरोपियन पावर एंड एनर्जी टू रिमेन वॉलेटाइल टू सप्लाई वॉज अ डिमांड इन विंटर एंड रशिया यूक्रेन वॉर। भाई जो यूरोप की जो पावर प्रॉब्लम है ना वो अभी रही कहीं नहीं जाने वाली। तो ये तमाम चीज़ों में एक चीज़ लग रहा है कि शायद तक वर्स्ट इज ओवर, एटलीस्ट इन इंडिया फॉर श्योर। लेकिन यूरोप अभी भी एक सरदर्द बना रहेगा, और जब तक रशिया यूक्रेन वॉर हो नहीं जाती, और अब आ रही है विंटर, और वहाँ बड़े बुरे हाल होते हैं दोस्तों विंटर में। तो ये जो सीज़न है, आने वाला जो क्वार्टर है, वो भारत में अच्छा रहेगा, लेकिन यूरोप में प्रॉब्लम ज़रूर देगा। ऐसे मुझे लगता है कि जो भारत सरकार है शायद जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो हटा दे, और यदि वो हटाती है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होगी कह लीजिए कंपनीज़ के लिए, स्टील कंपनीज़ के लिए। और एक फर्दर जो कहते हैं संजीवनी बूटी का काम कर सकता है इनके रॉ मटेरियल, क्योंकि देखिए यूरोप में तो बहुत महंगा हो जा रहा है स्टील बनाना, तो शायद जो भारत में स्टील बने उसे हम आयात कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की कंपनियाँ अगर बाहर भेजने लग जाएंगी फटाफट, तो जो यहाँ की प्राइस स्टील के प्राइस वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो देखना होगा इसे किस तरह मैनेज करती है सरकार। बट टाटा स्टील के अगर रिजल्ट आप बोलेंगे मुझे ठीक लगे हैं। जिस तरह से आपके लिए जितना ज़्यादा डिप्रेसिव माहौल बनाया जा रहा था कि अब तो बहुत ही गंदे रिजल्ट आएंगे, और जीएसडब्ल्यू ने जिस तरह के रिजल्ट दिए थे उसके मुकाबले टाटा स्टील ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छी बेट हो सकती है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।